हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ऑफ दीज 3 एग्ज़ाम्स। ये तीनों एग्ज़ाम्स यूपीएससी ही कंडक्ट करता है और इनमें से कभी कभी टॉपिक्स या थीम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में रिपीट हो जाती हैं। नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस बट टॉपिक्स और थीम्स। मोर ओवर इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड फैक्चुअल कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। बट नॉनदलेस पेपर से जस्ट पहले ये बहुत अच्छा सोर्स है टू रिवाइज। So let's just do that and we will try to revise at least 40 questions in less than 30 minutes. पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि UNGA ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था इन 2021 टू सेलिब्रेट द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट? और ये इंडिया का ही प्रपोजल था जिसको UNGA ने एक्सेप्ट किया। अब हमें मिलेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इनके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, कौन सी स्टेट में कौन सा मिलेट सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया ने कब सेलिब्रेट किया था? 2018 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको कोट्स दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको अपना आंसर बताना है। सो द स्टेटमेंट इज इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स लाइक ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सही, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है फ्यूल्स आर बर्न्ड टू हीट वाटर, जिससे स्टीम जनरेट होती है, जिससे हम टर्बाइन को मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अब हम कोड पढ़ेंगे तो हमारा आंसर थर्ड बैठता है कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1 कि थर्मल पावर प्लांट्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज द फेमस वेटलैंड्स और रामसर साइट्स क्वेश्चन। इसमें है रानी अपने फ्रेंड्स को बता रही है कि लास्ट ईयर उसने ये 4 लेक्स को विजिट किया। अब आपको बताना है कौन सी स्टेट्स उसने विजिट करी। अब देखो इसमें से लोकतक, कोलेरू और पुलिकट, दीज 3 आर रामसर साइट्स आउट ऑफ द 75 रामसर साइट्स ऑफ आवर कंट्री, वेयर एज बड़ा पानी इज इन मेघालय एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ दिस स्टेट। नाउ लोकतक आप सबको पता है मणिपुर में है। लोकतक लेक इसके ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबल लमजाओ नेशनल पार्क, जिसमें सैंगाई डियर इज एंडेमिक, है ना? ये सब हमने पढ़ा हुआ है, जिसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। फुमडीज आर देयर। सो लोकतक लेक के बारे में सबको पता ही है कि वो मणिपुर में है। उसके बाद बड़ा पानी मैंने आपको बता दिया मेघालय में है। देन वी कम टू कोलेरू। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, है ना? देन पुलिकट। अब पुलिकट में कंफ्यूजन आता है कि पुलिकट भी तो हम आंध्र प्रदेश में पढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 96% ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कुछ परसेंट इसका तमिलनाडु में भी है। तो हमारा जो आंसर है वो बी आता है। आप इसी वीडियो में देखेंगे कि रामसर साइट्स और वेटलैंड्स कितनी बार यूपीएससी रिपीट करता है। सो उसको मत इग्नोर कीजिए, रिवाइज देम। देन नेक्स्ट है यूएनईपी के अवार्ड होते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। वो इस साल एक इंडियन को मिला है। इस साल का मतलब है 2022 में एक इंडियन को मिला है एंड दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन एंड शी गॉट द अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी, राइट? सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन चीतास के ऊपर भी आपको 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, बट ये थोड़े फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी में एक्सपेक्ट अ बेटर क्वेश्चन, राइट? यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट चीतास। उनका IUCN स्टेटस क्या है, हम कौन से देश से उन्हें लेकर आए हैं। चीतास ने जैसे अभी कप्स दिए थे तो उनका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कितना साइज होता है उनके लिटर का, ठीक है? और आइसोलेशन में रहते हैं कि ग्रुप में रहते हैं, उनकी स्पीड क्या है, क्यों इतना तेज़ भागते हैं, और कौन से नेशनल पार्क में उन्हें लाया गया उसके बारे में सब कुछ। कूनो पालपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे नामीबिया से चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया। कूनो रिवर है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। पालपुर इज़ द फर्स्ट विलेज जिसको रीलोकेट किया गया था इस पार्क से बाहर, एंड ऑल दी अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 से 2021, बट
ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज आल्सो डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया। तो वो कहाँ पे हुआ था? वो बोथ बी एंड सी। देखो जब हम ISFR 2021 पढ़ते हैं, जो कि एक बाइनियल रिपोर्ट है, FSI बेस्ड आउट ऑफ देहरादून निकालता है, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। अब ये हर 2 सालों में एक बार आती है, तो 2023 में भी एक्सपेक्टेड है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसमें भी ना आपको इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार देख लो कि डिक्रीज देखा गया ओपन फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में। उसके बाद आपको ये भी बताना चाहिए VDF क्या होता है, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा होती है। MDF 40 से 70, और अगर हम बात करें 40 से कम मतलब 10 से 30 तो उसे ओपन कहते हैं, लेस देन 10 है तो उसे स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं या स्क्रब लैंड कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट का देखें तो ओपन है, फिर मॉडरेट है, फिर वेरी डेंस है, ठीक है। सो एक बार ISFR की फाइंडिंग्स ज़रूर गो थ्रू देम, राइट। देन नेक्स्ट इज UN वाटर कॉन्फ्रेंस। 2023 में ये वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सालों के बाद, इन न्यूयॉर्क। लास्ट ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में अर्जेंटीना में। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, दिस इज रिलेटेड टू SDG 6 विच इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। दैट रिमाइंड्स मी, SDGs भी देख लीजिएगा एक बारी। और इसका थीम क्या है? आर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटेड द वर्ल्ड फॉर वाटर, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो वंस, बिकॉज ये बहुत सालों के बाद हुई है। लास्ट अर्जेंटीना में 1977 में हुई थी। सो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये भी देखोगे, इसमें भी देखो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे फिर से आ गया, वेटलैंड्स फिर से आ गया। अब आपको पता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। नो दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, और जो हमारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की डिटेल्ड रिपोर्ट है वो भी इसी दिन रिलीज होगी। अभी प्रोजेक्ट टाइगर की सेलिब्रेशन में 50 ईयर्स हुए थे तो रिलीज कर दी गई थी, बट डिटेल्ड रिपोर्ट आपकी इस दिन रिलीज होगी। पहले भी इसी दिन रिलीज हुई है 2018 में जब ये आई थी। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे है 22 मार्च को। और अगर आप ये भी देखोगे ना, ये कॉन्फ्रेंस भी 22 मार्च को स्टार्ट हुई ताकि दोनों साथ साथ वो हो जाए, मैच करें। तो वाटर कॉन्फ्रेंस 22 मार्च को इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि वाटर डे इस दिन मनाया जाता है, और उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद हमारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, ठीक है। तो वेटलैंड्स डे सबको पता है 2 फरवरी, राइट। इंटरनेशनल टाइगर डे भी याद कर लो, ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई, वाटर डे 22 मार्च हमें यहां से पता चलता है, और 1 महीने बाद इसके मदर अर्थ डे, क्लियर। देन नेक्स्ट है इको लोकेशन, कौन से एनिमल्स यूज करते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा डॉल्फिन्स, ठीक है, बिकॉज दे आर टेक्निकली ब्लाइंड एंड दे यूज साउंड टू कम्युनिकेट। इसलिए जो वेसल्स की साउंड होती है ना, जो गंगा रिवर में है, उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ या अपना खाना नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि इको लोकेशन नहीं कर पाती। डॉल्फिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, बहुत डिटेल में हमने ये कवर किया है, आप भी जरूर देखिए। डॉल्फिन्स के अलावा इको लोकेशन करते हैं बैट्स। देन नेक्स्ट, नाउ दिस इज रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये हमने अपने लेक्चर्स में कवर नहीं किया, ऑनेस्ट जिसे कहते हैं डिस्क्लेमर। अब 5 स्टेजेस हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। वो क्या है? न्यूडेशन होता है जब एक एरिया बेयर होता है, ठीक है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो एरिया बेयर हो गया, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, फॉलोड बाय द लास्ट स्टेज दैट इज क्लाइमेक्स और स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद एरिया बेयर हो गया तो इन्वेजिव स्पीशीज वहां पे आएंगी, उसको हम कहेंगे इन्वेजन। फिर वो आपस में कंपीट करेंगी, ठीक है, दैट इज कॉम्पिटिशन। फिर जो इन्वायरमेंट है वो रिएक्ट करेगी, ठीक है, दैट इज योर रिएक्शन। एंड फाइनली यू हैव द क्लाइमेक्स कम्युनिटी और द स्टेबलाइजेशन। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है उसे रिएक्शन कहा जाता है, बिकॉज वो एक सबसे क्लोजेस्ट है टू स्टेबलाइजेशन, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, दैट इज वेरी सिंपल। फंजाई और बैक्टीरिया इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? यू ऑल नो
डीकम्पोजर्स, ये तो हमने बहुत बार करा है। इनफैक्ट डीकम्पोजर्स को भी हम सैप्रोट्रॉफ्स और डेट्रीवोर्स में डिवाइड करते हैं। डेट्रीवोर्स में आपके अर्थवॉर्म्स, वुडलाइस वगैरह आते हैं और सैप्रोट्रॉफ्स में हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following managed ecosystems has the highest amount of standing crop? मैनेज्ड का मतलब होता है जो आप आर्टिफिशियल बनाते हो, जिनको आप मैनेज करोगे। ये सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखना है मैनेज्ड, राइट, जो नेचुरल नहीं है। और सबसे ज्यादा स्टैंडिंग क्रॉप किस में होता है? देखो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होता है, तो यहां पर फॉरेस्ट प्लांटेशन में सबसे ज्यादा होगा। तो इवन दो ना आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। इस वीडियो को करने का एक इंटेंशन ये भी है कि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, बट टेक अ गेस, टेक अ रिस्क, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में मेरी गट फीलिंग कह रही है अकॉर्डिंग टू वट एवर आई हैव स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये आंसर हो सकता है, देन जस्ट गो फॉर इट, ठीक है, बट इट हैज टू बी अ कैलकुलेटेड गेस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेस एग्स टू प्रोड्यूस? अब देखो ये सारे मैमल्स हैं और हमें पता है कि मैमल्स तो यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन देर आर मैमल्स, दो मैमल्स हैं, डक बिल्ड प्लैटिपस और स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है, स्पाइनी एंट ईटर जिसको हम कहते हैं इकिडना। ये दोनों हमारे एग लेइंग मैमल्स हैं। उसके बाद मैमल्स में आते हैं मार्सुपियल्स, जो पाउच्ड मैमल्स हैं जैसे कि कंगारू, और ये सब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलते हैं, एग लेइंग मैमल्स भी और मार्सुपियल्स भी, राइट। उसके बाद अब ये भी हमने किया है कि कौन सी जोन को सबसे लीस्ट लाइट पेनिट्रेशन मिलती है? प्रोफंडल सरफेस जो होगा, वाटर बॉडी का सरफेस होगा, वहां तो मैक्सिमम लाइट जाएगी। और हमने क्या था, लिटोरल कौन सी होती है? लिटोरल वो होती है जिसके डेप्थ तक सनलाइट पेनिट्रेट करे, ठीक है, तो ये लिटोरल है अगर इसके डेप्थ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, सो दिस इज लिटोरल। उसके बाद जो आगे वाली वाटर बॉडी में होती है वो लिम्नेटिक होती है, जो नीचे वाली होती है जहां पे लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती वो उसे प्रोफंडल, एबिसल, बेंथिक, कुछ भी कह सकते हैं। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन डिटेल इन आवर लेक्चर्स, और इसका जो आंसर है वो क्या है? अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा दैट इट इज द रेंज ऑफ डिमांड्स एंड कॉन्सिक्वेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ अ स्पीशीज टू द फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये हमने पढ़ा था कि एक स्पीशीज जब अपनी टॉलरेंस रेंज में, जिसे हम इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहते हैं, में भी डिफरेंट अडेप्टेशंस शो करती हैं, जिनको हमने पढ़ा था, जिनको हम सबसे पहले इकोफीन बनता है, फिर इको टाइप बनता है, फिर इको स्पीशीज बनता है। सो दिस हैपन्स विद इन द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, ठीक है। और कई स्पीशीज का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, उनको हम यूरी कहते हैं, और कईयों का छोटा होता है, उनको स्टेनो कहते हैं। जैसे यूरी थर्मल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दे हैव अ वाइडर टॉलरेंस रेंज, वाइडर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। उसी के बाद यूरी में हेलाइन आ जाएगा तो सैलिनिटी आ जाएगा। यूरी हेलाइन स्पीशीज के हमने एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, इरावडी डॉल्फिन्स। देन नेक्स्ट, अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन बोथ एयर एंड वाटर। अब ना इसमें आपको पता है, देखो यहाँ पर ना मीजो वर्ड होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, मीजो होता है बीच में कहीं। जो ड्राई है उसके लिए वर्ड यूज होता है जीरो, जेरिक, जैसे जीरो फाइट्स भी। और जो वाटर होता है, सब पानी में रहते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है हाइड्रो। मीजो जो होता है वो बीच में होता है, जीरो और हाइड्रो के। अब यहां पर ऑर्गेनिज्म पूछा गया तो वो मीजो कोल होगा, अगर प्लांट पूछा जाता तो वो मीजो फाइट होता। क्लियर? मीजो का मतलब होता है जीरो और हाइड्रो के बीच में, ड्राई और वाटर के बीच में। कोल है ऑर्गेनिज्म, एनिमल, फाइट है वाटर। तो ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे प्लांट पूछा होता ना तो मीजोफाइट आंसर हो जाता। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में पूछिए, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगी। देन डफ, डफ क्या होता है? आपके पास लिटर होता है, वो डफ बनता है, वो बनता है फिर हमारे पास क्या? ह्यूमस, हमस। सो लिटर इज द अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर
Duff is the partially decomposed litter or organic matter and humus is completely decomposed organic matter. Clear? Then pyrophilus. Pyro होता है fire loving, philus होता है loving. अभी आप आगे भी एक क्वेश्चन देखोगे, हेलोफिलिक. हेलो होता है सॉल्ट, फिलिक होता है लविंग, जो सॉल्टी कंडीशंस को लव करे, जो सॉल्टी कंडीशंस में मिले. पायरो फायर, फिलस लविंग, जो फायर वाले कंडीशंस में मिले, गर्म कंडीशंस में मिले, फायर लविंग प्लांट्स. ठीक है, सो इसमें अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा फंजाई ग्रोइंग इन सॉइल्स ऑफ बर्न्ड टेरेन्स. Then next is which one of the following is a lagoon. अब ये ना मैं बहुत बार not a lagoon पढ़ लेती हूँ. I don't know, I'm wired like that. तो questions को ध्यान से पढ़ना है. अब इसका आंसर obviously आपको पता है पुलिकेट लेक. अब पुलिकेट भी देखिए 2 बार रिपीट हो गया, सो पुलिकेट लेक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बारी. देन सेंट्रल वाटर कमीशन क्या ऑब्जर्व नहीं करता है. अब सेंट्रल वाटर कमीशन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही आती है और वाटर से रिलेटेड ये कुछ करती है. वाटर लेवल, वाटर डिस्चार्ज, सिल्ट. वाटर कंजर्वेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो ये नहीं करती. ठीक है, तो नॉट ये है. अगर ना आप इन तीनों में से एलिमिनेट भी करना चाहो तो आप किसको एलिमिनेट करोगे? कंजर्वेशन को. अब देखो ये पढ़ा होना बहुत मुश्किल है तो ये एलिमिनेशन से ही होगा और इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है. मैं हर बार बोलती हूँ एग्जाम में आपने जितना मर्जी पढ़ा है 40 क्वेश्चन से ऊपर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आते होंगे, उसके बाद आपको यही अप्लाई करना है और आंसर्स पर आना है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस इज नॉट डॉर्मेंसी. ये भी हमने पढ़ा है. हाइबरनेशन बियर्स करते हैं विंटर्स में, एस्टिवेशन स्नेल्स करते हैं समर्स में, डायापॉस जूप्लैंक्टन करते हैं, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, साइक्लोमॉर्फोसिस हमने नहीं पढ़ा. इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट. ये क्या होता है, टेक्निकल है, बाद में देखेंगे. सिरकार्डियन रिदम आपको पता है जैसे लोग कहते हैं ना रातों को जागते रहते हैं, वो तो उनका सिरकार्डियन रिदम हिल गया है. इसके साथ एक हार्मोन एसोसिएटेड होता है मेलाटोनिन. ठीक है, सो सिरकार्डियन रिदम क्या है? लाइट को रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स. देन बायो एनर्जेटिक अप्रोच. अब ना बायो एनर्जेटिक अप्रोच क्या है? बेसिकली ना ये है कि आप एक एनिमल में जो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड सब चीज़ें हैं. एटीपी के फॉर्म में होती है, फिर वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, क्या रिलेशनशिप है, कहाँ से एनर्जी आती है. सो दैट इज योर बायो एनर्जेटिक अप्रोच. सो इट इज द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फूड रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सपोर्टिंग देयर लाइफ. अगर आप बाकी ऑप्शंस भी पढ़ोगे ना तो इतनी कन्विंसिंग नहीं है जितनी ये है, बट इट इज ऑल रिलेटेड टू कि एनर्जी के क्या रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, वो कहाँ से एनर्जी डिराइव करता है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कितनी कन्वर्ट होती है, वो सब है बायो एनर्जेटिक अप्रोच. देन नेक्स्ट बहुत सिंपल है. नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट जो कि टाइड है बाय शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जीन पूल. तो जब हम स्पीशीज पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं स्पीशीज हैव कॉमन जीन पूल. ठीक है, ह्यूमंस की बात करें तो सब ह्यूमंस का कॉमन जीन पूल है, कुछ उनमें डिफरेंसेस है बट ब्रॉडली कॉमन जीन पूल है. तो कॉमन जीन पूल स्पीशीज शेयर करते हैं. इनफैक्ट हम कहते हैं कि 2 इंडिविजुअल्स दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ वाइबल ऑफस्प्रिंग. वो तभी हो पाता है जब उनका कॉमन जीन पूल हो. अब ये डबल नेगेटिव है, नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. मतलब यहां पर आपसे पूछ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है. सो दैट इज योर सनलाइट. Then, which one of the following is the international convention agreement specifying the commitments of different countries to mitigate climate change? अब जब आप climate change की बात करते हो ना तो आपके पास ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से याद आते हैं. बाली अग्रीमेंट में भी है कुछ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन. ठीक है, अब कयोटो क्यों नहीं है इसका आंसर. क्लाइमेट चेंज से तो ये दोनों रिलेटेड है क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट में हमारे पास सारी कंट्रीज की कमिटमेंट है, कयोटो में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की थी. तो एकदम से जंप नहीं करना है आंसर में, सोचना है कि इसका आंसर पेरिस क्यों है. क्लियर. देन नेक्स्ट इज मेटालोफाइट फॉर आयरन.
अब जब हम बायो रेमेडिएशन पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था लेड के लिए ना, हमारे पास एक प्लांट होता है जो कि लेड को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से आयरन के लिए हमारे पास इकॉर्निया क्रेसीसेप्स है। ये इकॉर्निया क्रेसीसेप्स, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, विच इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, टेरर ऑफ बंगाल, ये अपनी बॉडी में आयरन को बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट करता है, राइट। देन नेक्स्ट इज अजोला। अजोला क्या है? बायो फर्टिलाइजर, इसको डकवीट भी कहा जाता है। ये भी मल्टीपल जगहों पे ना आपसे पूछा गया है, तो इसको प्लीज देख लीजिए, ठीक है। अजोला इज अ बायो फर्टिलाइजर, राइस में बहुत ज्यादा पैडी कल्टीवेशन में यूज होता है और इसको डकवीट कहा जाता है। देन कौन सा होता है यार? अब ना जैसे अगर आप ये पुराना क्वेश्चन भी देखोगे ना, अजोला जैसे डकवीट, सो इसी तरह से ना एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक हरियाणा में आया था, कस्क्यूटा को ना उन्होंने डॉडर लिखा हुआ था, डॉडर, तो इसलिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमर बेल भी कहते हैं जैसे कस्क्यूटा को, जो एक पैरासिटिक प्लांट है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसमें पूछा गया है कि लाइकेंस में आपको पता है एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, और लाइकेन में ना एक और चीज याद रखिएगा कि फंजा इज द प्राइमरी पार्टनर, ठीक है। और एल्गे भी चाहे फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फंजाई प्राइमरी पार्टनर है, फंजाई के बिना लाइकेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम एल्गे की बात करें ना, तो ये तीनों एल्गेस होते हैं जो लाइकेंस बनाते हैं, वॉचीरिया नहीं बनाता। तो आपको याद करना है नॉस्टॉक, स्टीगोनीमा एंड ट्रेंटेफोलिया। मतलब याद कर सकते हो कर लो, नहीं तो एक बार देख लो, बहुत ही फार फेच्ड है कि इस पे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक एनुअल इंडेक्स है जो जर्मन वॉच निकालता है, और इसमें इंडिया का रैंक 8 आया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द टॉप 10 अमंग द बिगेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। फर्स्ट रैंक है अमंग द G20 कंट्रीज, ठीक है। बड़ी अचीवमेंट है, और इसकी एक खास बात बताऊं कि इसमें पहले 3 रैंक खाली रहते हैं, तो इंडिया का टेक्निकली रैंक उसके हिसाब से 5th ही है। अब ये देखो, ये भी चीतास के ऊपर क्वेश्चन है। फ्रेडी, एल्टन, ओबान, सियाया, आशा, तिबिल्सी, साशा एंड सवाना, ये क्या है? चीतास ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया। देन इको लेबल जो दिया गया है ब्लू फ्लैग बीचेस का, ये कौन देता है? फी, विच इज अ डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और रिसेंटली लक्षद्वीप के 2 बीचेस, थुंडी बीच और कटमन बीच को ये मिला है, सो द आंसर इज लक्षद्वीप। देन अभी ना लार्ज स्केल एक्सीडेंटल रिलीज हुआ है मीथेन गैस का, सो दैट इज थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। इट वाज एन एक्सीडेंटल रिलीज, नेचुरल पाइप जाती है नॉर्थ स्ट्रीम से और वो डैमेज हो गई एंड इट वाज रिलीज्ड, ठीक है। सो ये है। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से हम वेस्ट को किस में सेग्रीगेट करते हैं? 3 कैटेगरीज में, वेट, ड्राई और डोमेस्टिक हजार्डस। डोमेस्टिक हजार्डस में आते हैं यूज्ड पैड्स, डाइपर्स, जो आपके फिनाइल की बॉटल्स होती हैं, वो नॉर्मली नहीं किया जाता, बट आइडियली 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना होता है। उसके बाद ना ORS जिन्होंने बनाया था, दैट पर्सन दिलीप महालनोबिस डाइड रिसेंटली, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ना ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये थोड़ा साइंस का है कि ह्यूमंस के अलावा ना कौन डिफरेंस बता सकता है ऑड और इवन नंबर्स में? तो हनी बीज बता सकती हैं। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर CSE, बट मे भी पूछ लिया जाए और स्टेट में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। देन नेक्स्ट इज CAPF।
अब इसमें है द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एंड सम इंसुलेशन इज रिटर्न्ड डायरेक्टली टू स्पेस। अब आप खुद सोचिए कौन सा होगा, कैनोपी ही होगा, वहीं से रिफ्लेक्ट होके कुछ चला जाएगा बाहर ही, ठीक है। तो यहीं पे एनर्जी एक्सचेंज होगा और कुछ इंसुलेशन या सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Out of all these, forest floor, forest soil, forest litter, this seems plausible। और ये तीनों ना कहीं सिमिलर हैं। Then next, अब ये है हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, अब आप खुद बताओ। हेलोफाइल्स, हेलो इज रिलेटेड टू सॉल्टी कंडीशंस, ठीक है। एल्कली, एल्कलाइन कंडीशंस, कैल्सी, कैल्शियम जहां पे ज्यादा हो, नाइट्रो, नाइट्रोजनस कंडीशंस जहां पे ज्यादा हो। देन नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो प्रोकैरियोट्स का नाम ही है जिनमें प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल हो, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, नीचे बीच में न्यूक्लियस के न्यूक्लियोइड होता है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो न्यूक्लियस में ही होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियोइड होता है इसमें राइबोसोम्स बनते हैं और ये सब सेल के अंदर होता है। सो आंसर इज योर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड और उसमें क्रोमेटिन। इसमें आपको ना इसमें कंफ्यूजन हो सकता था बट ये आंसर नहीं है क्योंकि ये राइबोसोम्स बनाता है। देन 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें से किसमें होता है। अब ये ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आपको पता है फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, एम्फीबियंस में हमारे पास 3 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड होता है, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें ना रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारा क्रोकोडाइल्स में होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये तीनों रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है लेकिन उसमें 3.5 या 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसको जरूर याद कर लेना, ये एक्सेप्शन है, ये मैं पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। एंड फाइनली CBDRRC किससे रिलेटेड है, UNFCCC से, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए, कोई भी और डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए। द आइडिया वाज टू मेक यू रिवाइज दीज टॉपिक्स रियली फास्ट। और अगर आपको लगता है कोई एक टॉपिक इसमें से आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसे आप अपने नोट से और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द